देखेंगे कि किस तरीके से लीगल प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जाने चाहिए। कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है वो लिया गया है क्लैट 2022 से। ये है आपका इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, लाइक मोनिज्म एंड डुअलिज्म लिखा हुआ आपके लिए कंप्लीटली नया है, तो ऐसे पैसेजेस को एक बार के लिए छोड़ देना। इंटरनेशनल लॉ जो है वो थोड़ा सा वीक लॉ है, बिकॉज कोई ना ऐसे कोई हेड में बैठा नहीं है आपको पनिश करने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन द डोमेस्टिक सिस्टम अंडर डुअलिज्म। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां मैं वैभव प्रकाश आपका होस्ट एंड दोस्त जो है लेके आया हूं डेली लीगल प्रैक्टिस। आज है 29 सितंबर और हम देखेंगे कि किस तरीके से लीगल प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जाने चाहिए। आइए चलिए समझते हैं क्या डिफरेंट लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो आपसे दिए गए हैं, आपको पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। कैसे हो आप लोग, जल्दी से मुझे लिख के जरूर बताइएगा। एंड लेट अस बिगिन विद आवर सेशन। तो चाहे आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो एलेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र लॉ सीईटी हो, स्लैट हो, सीयूईटी लॉ हो, आपके लिए ये सेशन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लीगल रीजनिंग के प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं ही हैं सभी जगहों पे, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस इज कि आप हमें टेलीग्राम पे, स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फील फ्री टू ज्वाइन और हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बातें करना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट्स है, तो फील फ्री टू हिट मी अप ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन बिफोर आई गिव यू द टाइम टू रीड, मैं आप लोगों से और अदर आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है वो लिया गया है क्लैट 2022 से। ये है आपका इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर है। क्लैट 2022 का ये पैसेज है। एंड द थर्ड थिंग इज, मैं इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज ब्रैकेट में कैटेगराइज करूंगा। वाई डू आई से इट डिफिकल्ट? देखो क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है इस पर्टिकुलर पैसेज में, बहुत ही सिंपल है। लेकिन द डिफिकल्ट पार्ट इज कि क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, जो कि हमने बहुत ज्यादा कभी पढ़ा नहीं है। और दूसरा क्या है, जो इसके जो टेक्स्ट है, लाइक बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट मोनिज्म एंड डुअलिज्म, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ये बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ा स्लाइटली टेक्निकल है आपके स्टैंडर्ड के लिए, आपके एज ब्रैकेट के लिए, क्योंकि आपने इसको अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो ये वाला जो कैटेगरी है ना, जब हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में इसको रखते हैं, जब हम इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में रखते हैं, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको इस टाइप की कोई पैसेज दिख रहे हैं जहां पे आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो कंप्लीटली नई है, लाइक मोनिज्म एंड डुअलिज्म लिखा हुआ आपके लिए कंप्लीटली नया है, तो ऐसे पैसेजेस को एक बार के लिए छोड़ देना। बाद में अगर समय बचा तो यू कैन कम बैक एंड अटेम्प्ट इट, लेकिन उसी समय बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देना वुड बी अ मिस्टेक, जो कि आपको अवॉइड करना है योर मॉक टेस्ट में या फिर आपके एक्चुअल फाइनल पेपर में भी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। एक काम मैं आपको ये कर रहा हूं कि आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, मैं एक टाइमर सेट कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आई विल स्टार्ट अ टाइमर फॉर ऑल ऑफ यू एंड 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए आपको कितना समझ में आता है। उसके बाद आपका फ्रेंड वैभव जो है वो आपके लिए है ही, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी। सो ऑल द बेस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1 मिनट हो चुका है, आपके पास 1 और मिनट है। चलो, आपका समय हो गया है समाप्त, 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर, मुझे आप सभी के कैपेबिलिटीज पे पूरा भरोसा है। आई एम श्योर आप लोगों को ये पूरा पैसेज जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप ये देख लो कि अब मुझे समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सो लेट अस हैव अ क्विक लुक एंड सी कि हम लोग को एक ही चीज जो है वो समझ में आई है कि नहीं आई है। तो जैसा कि यहां पे दिया है, देयर आर 2 प्रिंसिपल थियोरीज जो कि कुछ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉज, और ये है मोनिज्म एंड डुअलिज्म। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है फॉर द कंट्रीज। डोमेस्टिक लॉ मतलब होता है जो लॉज होते हैं हमारे खुद के देश के लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे डोमेस्टिक लॉज है, जैसे इंडियन पीनल कोड हमारा क्रिमिनल लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इंडिया के लिए संविधान है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो नहीं है, उनके लिए उनका अलग संविधान है ना। सिंगापुर के लिए अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का अपना अलग है, इंडिया का अपना अलग है। सो दीज आर डोमेस्टिक लॉज। तो डोमेस्टिक लॉज बेसिकली वो लॉज होते हैं जो हम अपने देश के लिए बनाते हैं। इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये सभी कंट्रीज जो है वो मिलकर एक इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे दे रहा हूं, इंटरनेशनल लॉ जो है वो थोड़ा सा वीक लॉ है, बिकॉज कोई ना ऐसे कोई हेड में बैठा नहीं है आपको पनिश करने के लिए, या फिर अगर आप नहीं भी मानते हो तो उसके ऑफ कोर्स कुछ रिपरकशंस होते हैं, सैंक्शंस दिया जा सकता है, डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो तोड़ी जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही डिस्क्रिशनरी है कि आपके दोस्त आपसे दुश्मनी लेंगे कि नहीं लेंगे, उस टाइप से। तो इंटरनेशनल लॉ जो बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो एक सबसे बड़ा डीमेरिट है इंटरनेशनल लॉ के साथ। हाउएवर ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट अगर हम देखें, जैसे इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट है ऊपर बैठी हुई, गवर्नमेंट को पता है कि यार हमने ये लॉज बनाए, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, एनफोर्स करेंगे, जो इसको वायलेशन करेगा हम उसको पनिश भी करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। तो अब ये बता रहा है कि देयर आर 2 प्रिंसिपल्स, वन इज मोनिज्म, अदर इज डुअलिज्म। ठीक है, ये 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है ये देखते हैं। तो मोनिस्टिक थ्योरी की बात की जा रही है। मोनिस्टिक थ्योरी को मैं थोड़े अलग कलर से कर देता हूं, मे बी चलो ब्लू से कर देते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी को ब्लू से कर देते हैं। तो मोनिस्टिक थ्योरी जो है वो क्या बात कर रही है? मोनिस्टिक थ्योरी जो है वो आपको ये बता रही है कि इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं दोनों सिस्टम के, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के, वो एक ही होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सब्जेक्ट जो है, जो लोग हैं, लाइक द पीपल आर द सब्जेक्ट्स, राइट। सो इट सेज कि ये भी सेम है, इंटरनेशनल लॉ में भी सेम है, और फॉर दैट मैटर आपका डोमेस्टिक लॉ में भी सेम ही लोग हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि सेम सिंगल कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, in a monistic system, international law does not need to be incorporated into domestic law because international law immediately becomes incorporated in domestic legal system upon ratification of the international treaty. अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मोनिस्ट जो थॉट प्रोसेस है, मोनिस्टिक सिस्टम जो है वो एसेंशियली ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल लॉ में कोई भी ट्रीटी बनती है, ट्रीटी का मतलब क्या होता है, एक अच्छा सवाल आएगा आपके मन में। ट्रीटी कुछ नहीं है, ट्रीटी आर बेसिकली अग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ट्रीटी जो है वो एक अग्रीमेंट होती है 2 कंट्रीज, मतलब अब वो सिंगुलर भी हो सकती है, एक लाइक इंडिया और से यूएसए के बीच में एक ट्रीटी हो, या फिर वो मल्टीलैटरल ट्रीटी हो जहां पे 20-30 कंट्रीज ने साथ में एक अग्रीमेंट किया। तो ट्रीटी बेसिकली वही है, जैसे मान लो हमने एक ट्रीटी साइन किया कि अगर
जैसे एक्स्ट्राडिशन एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो मान लो अगर इंडिया में कोई क्राइम कमिट करके यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, भाग गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया को वो इंसान को पकड़ के वापस भेजेगा, क्योंकि इंडिया को उसे पनिश करना है। तो ये क्यों हुआ, इसका एक लीगल बेसिस क्या है कि हमारे बीच में एक ट्रीटी है, हमारे बीच में एक लॉ है, हमने जो बनाया हुआ है, एक अग्रीमेंट है जो हमने एक दूसरे के बीच में साइन करके रखा हुआ है, ठीक है। सो एसेंशियली मोनिस्टिक सिस्टम जो है वो ये कह रहा है कि जैसे ही इंटरनेशनल लॉ में आप कोई ट्रीटी बनाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके डोमेस्टिक लॉ में उस डोमेस्टिक लॉ का पार्ट हो जाता है। आपको अपने लोकल लॉज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपका सुपीरियर है, ठीक है। डोमेस्टिक लॉ इज सबऑर्डिनेट टू इंटरनेशनल लॉ, मतलब क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है, तो जो कुछ भी इंटरनेशनल लॉ में हुआ वो ऑटोमेटिकली पार्ट हो गया आपके डोमेस्टिक लीगल सिस्टम का, आपके लोकल लॉज का वो पार्ट बन चुका है। भले आपने उसको लिखा हो या आपने उसको नहीं लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको माना जाएगा कि वो आपके डोमेस्टिक लॉ का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे अब ये एक एग्जाम्पल दे रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड एंड एडजुडिकेटेड इन नेशनल कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द मोनिस्टिक थ्योरी। तो ये जो लॉ है, द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो स्टैट्यूट जो लॉ है वो इंटरनेशनल क्राइम्स के रिलेशन में दिया गया है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट इशू किया था व्लादिमीर पुतिन के नाम पे फॉर द वॉर क्राइम्स दैट ही हैज कमिटेड इन यूक्रेन, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो लॉ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, अब मान लो कि अगर मान लेते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी से चलें, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो भी लॉज है, इंटरनेशनल लॉ जो है, वो नेशनल कोर्ट भी उसको एडजुडिकेट कर सकती है, उसके ऊपर नेशनल कोर्ट जो है उस लॉ को अप्लाई कर सकती है, भले ही आपके लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं हो, भले ही आपके लीगल सिस्टम में उन प्रिंसिपल्स को नहीं लिखा गया हो, तब भी डोमेस्टिक कोर्ट जो है, जो लोकल कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर डिसीजन जो है बेस आउट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब क्योंकि जैसे मान लो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, लॉ कौन लिखता है इंडिया में, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। अब ये स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसने लिखा है, ये यूनाइटेड नेशंस का बॉडी ने लिखा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पार्लियामेंट में नहीं लिखा। तो अब अगर इंडिया अगर मान लेते हैं कि मोनिस्टिक स्टेट है, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो लॉ है उसको अप्लाई कर सकती है, भले पार्लियामेंट ने नहीं लिखा हो। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट इज मोनिज्म। डुअलिज्म जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है, राइट। तो अब हम लोग इसको अलग से कर देते हैं, डुअलिज्म, ठीक है। सो डुअलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, मोनिस्टिक थ्योरी को भी थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी के साथ पता रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं डुअलिज्म की। तो डुअलिज्म में क्या होता है, डुअलिज्म इसका जस्ट ऑपोजिट है, राइट। तो डुअलिज्म ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉ कंप्लीटली अलग है, ये डिस्टिंक्ट है, इनका अलग ही डोमेन है और ये लोग साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है इंटरनेशनल लॉ जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है डोमेस्टिक सिस्टम में, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन द डोमेस्टिक सिस्टम अंडर डुअलिज्म। तो इंटरनेशनल लॉ को अगर आपको डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में अपने लेके आना है, अगर आपको नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, ठीक है, तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉ को लेके आना है डोमेस्टिक अपने लोकल लॉज के अंदर, तो आपको जो है फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ जो है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेशन में बिफोर डोमेस्टिक कोर्ट्स कैन अप्लाई इट। तो आपको अगर जैसे आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो आपको वो प्रिंसिपल्स को ले डाउन करना पड़ेगा। जैसे फिर हमने मान लो बताया कि अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023, हमने एक लॉ को चेंज कर दिया और हमने आईपीसी में कुछ प्रोविजंस जो कि स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट है उसको हमने ऐड कर दिया। जब आप आईपीसी में उसको ऐड कर दोगे उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन जो है वो किया जाएगा। ये जो है कहता है डुअलिज्म आपका, ठीक है। दिस इज व्हाट डुअलिज्म टॉक्स अबाउट कि
अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करना है तो आप पहले अपने लोकल लॉस को चेंज कर लीजिए, उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। लेकिन मोनिस्ट थ्योरी क्या कहती है, मोनिज्म ये है, मोनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि एक बार आपने रैटिफाई कर दिया, आपने बोल दिया कि हाँ हम इसको अग्री करते हैं, वी अग्री विथ दिस इंटरनेशनल लॉ, तो उसके बाद वो आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ डोमेस्टिक लीगल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, नाउ हाइलाइटर, यस, ठीक है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल अंडर डुअलिज्म रैटिफिकेशन जो है इज नॉट इनफ। रैटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैच्यूट जो है, स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड नहीं इनफ है, इसको स्टेट लेजिस्लेशन में आपको अपने डोमेस्टिक सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है वो लास्ट में आपको ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं एंड कोर्ट्स जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लीगल सिस्टम को डिस्क्रीट एंटिटीज की तरह से देखते हैं और जनरली डुअलिस्ट फैशन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो अगर देखा जाए बिटवीन मोनिज्म एंड डुअलिज्म तो ज्यादातर जो है वो डुअलिज्म को फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन की कोई इंटरनेशनल लॉ बन गया तो उसको डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में, ऐसा नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज कि जनरली हम पहले ये देखते हैं कि कौन सा हम जनरली मोस्टली जो कंट्रीज है वो डुअलिज्म को फॉलो करती है कि आप इंटरनेशनल लॉ को पहले अपने डोमेस्टिक लॉ में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद आप उस इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट इन द एज द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस एंड सी कि ये कितने इजी हैं या डिफिकल्ट है। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे से क्लियरली कैटेगोरिकली समझ में आ चुके हैं तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन जो है वो काफी इजी हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन लाइट ऑफ द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आपको यह बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मोनिज्म एंड डुअलिज्म आर सिमिलर अप्रोचेस, ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग अप्रोच है। डुअलिज्म पोस्टुलेट्स होमोजेनियसनेस ऑफ डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि होमोजेनियसनेस का मतलब क्या होता है। होमोजेनियसनेस का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, लेकिन डुअलिज्म तो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ अलग है और नेशनल लॉ अलग है, तो ये सेम नहीं हो सकता, होमोजेनियस नहीं है, दे आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग है डुअलिज्म के अकॉर्डिंग। मोनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो होमोजेनियस है, ठीक है, वो दोनों सेम है, राइट। मोनिज्म एंड डुअलिज्म आर डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड हाउ डोमेस्टिक लॉ इंपैक्ट्स इंटरनेशनल लॉ। देखो ये क्यों गलत है, इज बिकॉज यहां पे डोमेस्टिक लॉ इंटरनेशनल लॉ को इंपैक्ट नहीं करता, रादर इंटरनेशनल लॉ जो है वो डोमेस्टिक लॉ को इंपैक्ट करता है, तो इसलिए सी जो है वो अपना गलत हो गया। तो बचा अपने पास डी, वही अपना सही आंसर हो सकता है। मोनिज्म पोस्टुलेट्स द होमोजेनियसनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ। लाइक आई सेड, ये बिल्कुल सही बात है कि मोनिज्म जो है वो कहता है इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ जो है वो सेम टू सेम है, करेक्ट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, एक्स ने रैटिफाई किया। अच्छा, रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रैटिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया जो भी ट्रीटीज आपकी बनी है। और ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटीज आर नथिंग बट अग्रीमेंट्स बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। ऑलराइट, सो एक्स जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है जिसने यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को रैटिफाई किया एंड इसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो एक्स जो है इसने इनकॉर्पोरेट कर लिया, चेंजेस कर लिए, तो एक्स जो है वो हो गया आपका क्या? डुअलिस्ट स्टेट बन गया, राइट। X has been widely criticized in the international community for its failure in meeting obligations under the said, मतलब X को बड़ा criticism मिला। Y जो है is a developed country. Y ratified UN framework climate change and has not incorporated the provision of the said convention. मतलब इसने incorporate नहीं किया है, तो मतलब Y जो है Y has become what? इसको कहां लिखें? Y जो है वो बन गया
मोनिस्ट स्टेट बन गया, एक्स जो है वो डुअलिस्ट है क्योंकि उसने चेंज कर लिया, उसने अपने लोकल लॉज को कंप्लीटली जो है वो चेंज कर दिया, एंड ऑन दैट बेसिस उसके बाद वाई जो है उसने चेंजेस नहीं किया, उसने रैटिफिकेशन वगैरह नहीं किया, उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है। और वाई को लेकिन काफी ज्यादा प्रेजेस मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा ये तो देखो, ओ एक्स इज अ मोनिस्ट स्टेट एंड वाई इज अ डुअलिस्ट स्टेट। नहीं, एक्स, अब ये तो मैंने आपको लिख के ही बता दिया, एक्स डुअलिस्ट है एंड वाई इज अ मोनिस्ट स्टेट। बी अपना करेक्ट आंसर है। मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये एक्चुअली ये पूछ रहा है। आई तो वाज गोइंग विथ की लाइक बेसिक प्रेमाइज जो है वो मोनिज्म और डुअलिज्म का है, तो दो कंट्रीज है तो मैंने लिख दिया कि भाई कौन सा कौन है, और उसी के बेसिस पे देखो ऑप्शन भी आपको मिल गया। तो एक्सिस जो है वो डुअलिस्ट है, वाई जो है वो मोनिस्ट स्टेट है, बी अपना करेक्ट आंसर है। डी इज अ डुअलिस्ट स्टेट। अब देखो डी को पहले बोल दिया कि वो डुअलिस्ट है। डुअलिस्ट का मतलब क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं, डुअलिस्ट स्टेट का मतलब होता है कि जो कोई भी इंटरनेशनल लॉ को आप, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ अलग अलग है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करना है तो आपको पहले उसे अपने डोमेस्टिक लॉज में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, आपको अपने डोमेस्टिक लॉ को चेंज करके वो प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, तभी आप इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सकते हो। वो है डुअलिस्ट प्रिंसिपल, डुअलिस्ट स्टेट। Signed and ratified the TRIPS agreement, which is trade related aspect of international property rights, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर आपका एक अग्रीमेंट है जिसको कि उसने साइन भी कर दिया है और रैटिफाई भी कर दिया है। If D is compelled to fulfill its international obligations under TRIPS agreement, which of the following statement is correct? अगर D को फोर्स किया जाए, कंपेल किया जाए कि आप अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट को फॉलो करो, तो उसके संदर्भ में क्या करेक्ट है, ठीक है। डी जो है वो डुअलिस्ट स्टेट है। डुअलिस्ट स्टेट के लिए सिर्फ रैटिफिकेशन काफी होता है, ओनली रैटिफिकेशन नो, इट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डोमेस्टिक लॉ ऑल्सो। डी मे अडॉप्ट द प्रोविजन विदाउट इनैक्टिंग अ न्यू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, गलत है, क्योंकि आपको न्यू लेजिस्लेशन तो चाहिए। इनटू अ न्यू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, मे नॉट इनकॉर्पोरेट, नहीं, आपको करना तो पड़ेगा अगर आप डुअलिस्ट स्टेट हो, तो बी भी कट गया। डी मस्ट इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स इनटू एन एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक लेजिस्लेशन और इन अ न्यू डोमेस्टिक। देखो ये डुअलिज्म के हिसाब से एकदम सही है। डी मे नॉट इनकॉर्पोरेट, फिर हटा दो। अगर डुअलिस्ट स्टेट है और आपने रैटिफाई किया है तो अब आपको उसको अपने डोमेस्टिक लॉ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे अडॉप्ट, मे नॉट अडॉप्ट, मे नॉट अडॉप्ट, पहले तो मे नॉट हटा दिए। मे अडॉप्ट का मतलब हो गया कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, डुअलिज्म में करना पड़ेगा आपको। अगर आप डुअलिज्म फॉलो कर रहे हो और आपको ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है तो आपको डोमेस्टिक लॉज को चेंज करने पड़ेंगे, तो ए भी कट गया, बचा मेरा आंसर सी। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो अब यहां पे आपको बोल रहा है इनकरेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू मोनिज्म, द नेचर ऑफ डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ इज द सेम एंड डोमेस्टिक लॉ इज सबऑर्डिनेट टू इंटरनेशनल लॉ। ये तो सही है। मोनिज्म जो है वो यही कहता है कि भाई दोनों लॉ सिस्टम जो है वो सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं, कोई चेंजेस है नहीं, राइट। और डोमेस्टिक लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ ऊपर है, डोमेस्टिक लॉ नीचे है, तो ए सही हो गया। तो ये कट गया आपका, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना है। दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मोनिज्म, रैटिफाइड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ इज सबऑर्डिनेट टू इंटरनेशनल लॉ। ये भी सही है कि जैसे ही आपने रैटिफाई किया वो ऑटोमेटिकली मोनिज्म के अकॉर्डिंग वो आपका पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ जो है वो बन गया, तो ये भी सही है, तो इसीलिए इनकरेक्ट हो नहीं सकता। According to dualism, ratified international convention automatically becomes a part of domestic law। देखो यहीं पे गलत हो गया, डुअलिज्म में ऑटोमेटिकली नहीं बनता है डोमेस्टिक लॉ का पार्ट। मेरा आंसर सी है, मेरे को डी देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डुअलिज्म में हमको यह पता है कि रैटिफिकेशन के बाद आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा डोमेस्टिक लॉज में चेंजेस लाके, ऑटोमेटिकली वो नहीं हो जाएगा, यू विल हैव टू ब्रिंग इन चेंजेस इन द डोमेस्टिक लॉ। तो ये सी जो है ये इनकरेक्ट हो गया, तो सी मेरा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सी मेरा इनकरेक्ट है। अब डी देखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली टाइम वेस्ट भी है और प्लस कंफ्यूजन करने का कोई पॉइंट नहीं है। 95, the country X has ratified an international convention
जो रिक्वायर करता है हर स्टेट पार्टी को टू इनैक्ट लॉज डिफाइनिंग एंड पनिशिंग ब्राइबरी। ओके, तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि एक्स ने रैटिफाई किया है, ठीक है, ऑन ब्राइबरी। द एक्ट ऑफ, ठीक है, कन्वेंशन जो है डिफाइन भी नहीं किया ब्राइबरी को, ना ही पनिशमेंट दिया। कन्वेंशन हैज नीदर डिफाइंड ब्राइबरी नॉर प्रिस्क्राइब्ड अ पनिशमेंट फॉर द सेम। इसलिए ताकि स्टेट पार्टी जो है वो अपने हिसाब से डेफिनेशन दे दे और अपने हिसाब से पनिशमेंट जो उनको देना है अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस में, अपने लोकल लॉज में कर दें। 2022 में एक्स इज अ कंट्री हैज नॉट इनैक्टेड एनी लॉ डिफाइनिंग एंड पनिशिंग ऑफेंसर, मतलब एक्स ने इनैक्ट नहीं किया अपना कोई लोकल लॉ, ठीक है। नवंबर 21 में ए वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय डोमेस्टिक क्रिमिनल कोर्ट इन एक्स for offering a bribe to a government official. In the given situation, which of the following statement is correct? तो मतलब बेसिकली एक्स जो है उसने कोई लॉ को बनाया नहीं है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, लाइक एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको कि एक्स ने रैटिफाई किया है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो ब्राइबरी के ऊपर है, घूस देने के ऊपर है, लेकिन इस कन्वेंशन ने ना ही डिफाइन किया है कि ब्राइब क्या होता है, ना ही इसने डिफाइन किया है कि पनिशमेंट क्या होता है, ठीक है। सो दैट हर स्टेट जो इसका पार्टी है वो अपने डोमेस्टिक लॉज को चेंज करके अपने हिसाब से बना ले कि आपको कितना पनिशमेंट देना है, नहीं देना है। तो एक्स जो एक कंट्री है वो रैटिफाई तो कर दिया है, लेकिन उसने कोई लॉ जो है वो नहीं बनाया है, ठीक है, जो कि डिफाइन करे या पनिश करे ब्राइबरी को। नवंबर में ए जो है उसको प्रोसिक्यूट करता है डोमेस्टिक क्रिमिनल कोर्ट एक्स कंट्री में कि उसने ब्राइब दिया एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अब एसेंशियली अगर देखो कि मैंने सिर्फ रैटिफाई किया है, डोमेस्टिक लॉज में चेंज किया नहीं है, तो ये डुअलिस्ट प्रिंसिपल है। तो अगर डुअलिस्ट प्रिंसिपल है तो डोमेस्टिक लॉज जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फैक्ट के अकॉर्डिंगली अभी। तो इंटरनेशनल लॉ में आप कुछ कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ना ही डिफाइन करता है ना ही कोई पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहां पे डोमेस्टिक लॉज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिफाइन और पनिश कर ही नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली आप क्या ही कर लोगे फिर? डोमेस्टिक क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्या ही कर लेगा। तो अब कहते हैं एक्स इज अ मोनोस्टेट। मोनोस्टेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डुअलिज्म वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ए हटा दो, ये हमको बताना है करेक्ट, ठीक है। तो ए हट गया। एक्स इज अ डुअल स्टेट, एक्स इज अ डुअल स्टेट। ए कैन बी पनिश फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द कन्वेंशन। अब देखो ये पार्ट सही है, डुअल स्टेट है, लेकिन ए कैन बी पनिश फॉर कमिटिंग ऑफेंस अंडर कन्वेंशन कैसे? कन्वेंशन में तो पनिशमेंट दिया ही नहीं है, तो बी भी कट गया। एक्स डुअल स्टेट है, ए कैन नॉट बी पनिश फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द कन्वेंशन, ठीक है, चलो ये भी सही लग रहा है। उसके बाद दिया है ए कैन नॉट बी पनिश फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द कन्वेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्स इज अ मोनिस्ट और डुअल स्टेट। हाँ, अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया ऑप्शन सी और डी के बीच में। अब इसमें क्या चूज किया जाए? एक्स इज अ डुअल स्टेट, लेकिन हम इसको मान के क्यों चल रहे हैं कि ये डुअल स्टेट है? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 95 जो है ये हो गया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन का स्कोप आ गया। अब लाइक इवन आई एम कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट बिटवीन ऑप्शन सी एंड डी। आइडियली मेरे को ऑप्शन डी ज्यादा बेटर लग रहा है बिटवीन सी एंड डी, कि देखो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको डी जो है वो ज्यादा बेटर है, इज बिकॉज अब अपने को ना ये कैटेगोरिकली बता नहीं है कि ये मोनोस्टेट है या डुअल स्टेट है, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं मोनोस्टेट भी है, अगर मान रहे हैं कि डुअल स्टेट है, तो हमने देख लिया कि यार आपने चेंजेस तो किए नहीं तो पनिशमेंट हो नहीं सकता। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक्स मोनोस्टेट है, तो भी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अब क्योंकि कन्वेंशन जो है वो ना ही डिफाइन करता है ना ही पनिशमेंट देता है, तो इसमें तो मोनोस्टेट भी होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? लाइक आपको कोई सजा तो मिल नहीं सकती है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो इसीलिए ए जो है उसको पनिशमेंट ईदर वे जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब मोनिस्ट स्टेट हो या डुअल स्टेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी जो है वो आपका ज्यादा बेटर ऑप्शन बन रहा है बिटवीन सी एंड डी, क्योंकि सी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है,
डी जो है इज अ मोर कंप्लीट आंसर विच इज कवरिंग द डुअलिस्ट स्टेट वाला पार्ट, लेकिन वो फिर मोनिस्ट स्टेट का भी कवर करके बोल दे रहा है कि इवन इफ अगर मान लेते हैं कि एक्स जो है वो मोनिस्ट स्टेट है, क्योंकि कैटेगोरिकली कहीं लिखा नहीं है, हम सिर्फ इसलिए इन्फर कर रहे हैं कि एक्स हैज नॉट इनएक्टेड एनी, हम इस वाले पार्ट से इन्फर कर रहे हैं कि ये डुअलिस्ट स्टेट है। ठीक है, हम यहां पे इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, हमें कंक्लूजन निकाल रहे हैं इस वाले पार्ट से। लेकिन अगर मान लेते हैं कि क्योंकि कैटेगोरिकली नहीं लिखा है तो डी जो है वो ज्यादा कंप्लीट आंसर है इन कंपैरिजन टू सी, जो कि सिर्फ एक डुअलिज्म प्रिंसिपल को कवर कर रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आए होंगे और ये प्रिंसिपल जो है वो किया गया आपको समझ में आया होगा। तो लाइक आई सेड एट द इनिशियल ऑल्सो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताई थी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसको बाद में करने का सोच सकते हो। एक बार पढ़ के समझने के बाद अब अगर आपको मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म पे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, समझ चुके हो। लेकिन हाँ, कोई एग्जैक्टली एकदम ऐसा कुछ एकदम अतरंगी सा कुछ नया सा ही प्रिंसिपल आ जाए तो डू नॉट वरी, आप उसे छोड़ देना, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, क्लैट जो है वो आपके लिए लेके आया है, सॉरी क्लैट का जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है वो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है। ठीक है, सो आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, NLU स्टूडेंट्स के मेंटोर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, आपको सब कुछ मिलते हैं सिर्फ 7499 में। और ये आप कैसे कर सकते हो, आपको यूज करना होगा मेरा कोड विच इज वैभव, बिकॉज इनिशियल प्राइस जो है उसकी 15,000 है, लेकिन 50% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाता है एंड यू कैन बाय इट एट 7499 बाय यूजिंग माय कोड वैभव। मेरा नाम है वैभव और मेरा कोड भी जो है वो वैभव ही है। ठीक है, सो हमसे हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े रहें एंड लेट अस स्टे इन टच। और ये जो आपका सेशन है वो मैं रोज लेके आता हूं मंडे टू सैटरडे एट शाम को 7 PM पे। ठीक है, सो जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ हर दिन मंडे टू सैटरडे एट 7 PM ऑन स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस चैनल। और जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो अस। विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।